अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, के इंसान के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो किस तरीके से होती है, उसके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। उसमें से एक हमने पढ़ा था रिस्पिरेटरी सिस्टम्स। रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के दो हिस्से होते हैं, उसमें से एक को कहा था हमने हवा का रास्ता, एयर पैसेज वे, और दूसरा था हमारे पास लंग्स। एयर पैसेज वे को हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज है हमारे पास जो दूसरा उसका हिस्सा रह गया था वो है हमारे पास आज लंग्स, फेफड़े। आज हमने इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेफड़े जो लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर किस जगह पे पाए जाते हैं, उसकी लोकेशन को देखेंगे। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये आपके थोरैक्स के खला के अंदर एम्प्टी स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, पेयर्स ऑफ लंग्स। लंग्स का जोड़ा हमारे सीने का जो खला है इसके अंदर मौजूद होता है। आगे अगर हम बात करें, जो हमारे पास लेफ्ट लंग्स है वो थोड़ा छोटा होता है और दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है, और जो हमारे पास राइट लंग्स है हमारा वो बड़ा होता है और तीन लोब्स पर मुश्तमिल होता है। और इसके अंदर इसके अलावा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिसको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स का नाम दिया जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज वो ब्लड कैपिलरीज, मतलब कि जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले आती हैं, और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाए। और डियर स्टूडेंट, हमारे पास है प्लेउरल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास लंग्स हैं हमारे, वो उसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसको कवर किए हुए दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक यानी आउटर कवरिंग भी और इनर कवरिंग भी, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं प्लेउरल मेम्ब्रेन्स। आउटर वाली लेयर को एक्सटर्नल प्लेउरल मेम्ब्रेन्स यानी बैरूनी प्लेउरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, प्लेउरल मेम्ब्रेन्स। और जो इंटरनल है उसको नाम देते हैं इंटरनल प्लेउरल मेम्ब्रेन्स, अंदरूनी प्लेउरल मेम्ब्रेन्स। इस मेम्ब्रेन के इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एक सियाल माया होता है, एक गाढ़ा माया होता है, लुब्रिकेंट होता है, जिसको हम लुब्रिकेशन का नाम देते हैं, जिसको नाम देते हैं लुब्रिकेशन का। इसका फंक्शन ये होता है कि ये लंग्स के दरमियान जब लंग्स फैलते और सिकुड़ते हैं उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, उसकी कंट्रैक्शन में रगड़ से बचाती है। ये क्या है, इसका फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि सांस लेने के कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। अगर हम इनके मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास दो मैकेनिज्म है सांस लेने के। एक है हमारे पास इंस्पायरेशन, और इंस्पिरेशन को इनहिलेशन का नाम भी देते हैं, इंस्पिरेशन। और दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन या इनहिलेशन, एक्सपिरेशन या एक्सहिलेशन, इन दोनों का एक ही नाम है। तो इनकी डिफाइन करने से पहले हम ब्रीथिंग को देख लेते हैं। हमें पता है कल भी हमने इसकी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि ब्रीथिंग क्या होता है, कि ये एक फिजिकल मूवमेंट है रिलेटेड टू गैसियस एक्सचेंज। ये एक फिजिकल मूवमेंट है जो रिलेटेड होती है गैसियस एक्सचेंज के साथ, कि इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाता है, सांस लेना कहलाता है, सांस लेने का अमल। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इंस्पिरेशन की, इसकी डिफाइन की कि इंस्पिरेशन क्या है और इसको डिफाइन किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन इज द फेज ऑफ वेंटिलेशन। ये एक वेंटिलेशन का फेज है कि जिसके अंदर एयर इंटर्स इनटू द लंग्स, हवा जो है फेफड़ों के अंदर सांस के थ्रू इंटर होती है, लंग्स के अंदर दाखिल होती है, और फिर कंट्रैक्शन ऑफ द इंस्पिरेशन मसल्स, कि जो इंस्पिरेशन मसल्स हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, जहां पर थोरैक्स के अंदर हमारे लंग्स मौजूद हैं, वो हमारे लंग्स जो हैं, ये फेफड़े जो हैं,
12 जोड़े 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, और वो जो रिब्स के मसल्स हैं उनको बोलते हैं कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्ट मसल्स। वो इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं उनको, यानी वो इनको कंट्रैक्शन में जब हम सांस अंदर खींचते हैं, अगर हम सांस अंदर ले जाएं, आप फिजिकली प्रोसेस हम करके देखें, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे रिब्स के मसल्स जो हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स वो कंट्रैक्ट होते हैं। जब वो कंट्रैक्ट होंगे, रिब्स क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगे। जब वो ऊपर उठेंगी तो नीचे इनके अंदर एक मस्कुलर, मोटी मस्कुलर साफ्ट होती है जिसको नाम दिया जाता है डायाफ्राम का। डायाफ्राम भी नीचे बैठ जाएगा किसके दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, पसलियां ऊपर की तरफ उठती हैं, तो सीने का खला का रकबा जो है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो लंग्स के ऊपर जो दबाव है वो भी कम हो जाता है, और हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर भर जाती है, इंटर हो जाती है। और यहाँ पर ये जो एल्वोलाई है वो सरफेस जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पर हवा आ जाती है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपायरेशन। इनहिलेशन को हमने पढ़ लिया कि हम सांस अंदर ले जाते हैं, राइब्स के इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, खलार का सीने का रकबा बढ़ जाता है, डायाफ्राम भी नीचे बैठ जाता है, फेफड़ों के ऊपर दबाव कम हो जाता है, और जो हवा है जो हम सांस ले रहे हैं वो फेफड़ों के अंदर फिल हो जाती है, भर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है कि अब हमने सांस को क्या करना है, रिलीज करना है उस गैस को जो हमने अंदर ली थी, अब उसको बाहर निकालना है बॉडी से। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स गैसेस लीविंग द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, कि इसके अंदर वो प्रोसेस होते हैं कि जो गैसेस हैं वो फेफड़ों से बाहर खारिज की जाती हैं, बाहर रिलीज की जाती हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि जो इंस्पिरेशन के दौरान इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुए थे, अब वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जब वो रिलैक्स होंगे तो डायाफ्राम भी अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। जब वो पहली पोजीशन में आएगा, पसलियों का दबाव और डायाफ्राम का जो दबाव है वो बढ़ेगा, पेटों के ऊपर खला का सीने का रकबा जो है वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो दबाव के बढ़ने की वजह से फेफड़े क्या होंगे, फिर वो सिकुड़ेंगे, कंट्रैक्ट होंगे। उनकी जब कंट्रैक्शन होगी उसके दौरान जो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से इसके अंदर आ गई थी वो क्या हो जाएगी, बैर की तरफ रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान सांस को बाहर निकाला जाता है, रेब्स की मसल्स जो हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स वो रिलैक्स होते हैं, डायफ्राम पहली पोजीशन में आ जाता है, और फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, और अंदर वाली हवा बाहर रिलीज हो जाती है, खारिज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एयर, कि जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अब हम वो देखेंगे कि कितने कितने परसेंट पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं उस वक्त कितनी अमाउंट होती है, और जब बाहर निकालेंगे तो उस वक्त कितनी अमाउंट होगी। जब हम ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी के अंदर सांस के थ्रू ले जाते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है इंस्पायर्ड के दौरान वो 21% होती है। और जब इनको सांस को हम बाहर निकालते हैं तो उस दौरान जो हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार होती है, अमाउंट होती है, वो 16% बाहर रिलीज की जाती है एक्सपायर्ड के दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान। अगर हम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है वो 0.04% होती है, लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसके दौरान उसकी जो अमाउंट होती है वो 4% होती है। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये जितने परसेंट इन्वायरमेंट के अंदर पाया जाता है उतने परसेंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और फिर उतनी ही अमाउंट से उसको बाहर रिलीज किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें H2O की, वाटर की, तो ये क्या होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जब इनको एक्सपायर्ड के दौरान खारिज किया जाता है तो ये इनकी जो अमाउंट होती है वो सैचुरेटेड होती है। ये सैचुरेटेड होते हैं। अगर हम डस्ट पार्टिकल की बात करें, ये भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये भी वेरिएबल्स होंगी इसकी अमाउंट अकॉर्डिंग टू एरिया, कि जहाँ जिस एरिया के अंदर हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे जो मिट्टी के ज़रात हैं वो कम है या ज़्यादा हैं। लेकिन ये बाहर जब एक्सपायर्ड के दौरान ये
नहीं निकलते, नन ऑफ दीज, कि यहाँ पर इनकी अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो होती है, यहाँ से ये बाहर खारिज नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारी ट्रैकिया है उसके अंदर म्यूकस होता है, उसके अंदर सीलिया वाले सेल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को उस म्यूकस के ज़रिए बाहर या हम अंदर निगल लेते हैं या खासकर उसको बाहर निकाल देते हैं, इस वजह से वहाँ पर ये मौजूद नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें ब्रीथिंग रेट की जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो उस वक्त हमारी जो सांस की रफ्तार होती है 1 मिनट के अंदर वो हम कितनी लेते हैं, और जब एक्सरसाइज या कोई मुशक्कत वाला काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान कितनी होती है। अगर हम नॉर्मल की बात करें, जब हम आराम की हालत में होते हैं, रेस्ट की हालत में होते हैं, तो उस वक्त जो ऑक्सीजन हमारे पास जो सांस की रफ्तार है वो 16 से 20% पर मिनट होती है, कि 1 मिनट के अंदर हम 16 से 20 मरतबा सांस ले रहे होते हैं जब हम नॉर्मल हालत में होते हैं, आराम की हालत में होते हैं, रेस्ट की हालत में होते हैं। इसी दौरान अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कि जब हम मुशक्कत वाला काम कर रहे होते हैं, जब हम कोई तेज काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो हमारी सांस की रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है 30 से 40% फी मिनट तक, कि 1 मिनट के अंदर हम 30 से 40 मरतबा सांस लेते हैं। अब इनको जो कंट्रोल कर रहा होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर होता है, हमारा दिमाग इसको कंट्रोल करता है। जब हम मशक्कत वाला काम करते हैं तो वहां पर सेल को जो एनर्जी है वो ज्यादा चाहिए होती है। अब वहां पर ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन का अमल होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो उस दौरान रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा बनती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी तो दिमाग क्या करेगा, हमारा मुतहर्रिक होता है, वो हार्ट को तहरीक करेगा, जो हमारे ब्लड प्रेशर है यानी हार्ट की जो पंपिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ताकि सांस भी हमारा फूल जाएगा। और इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की रफ्तार है वो भी बढ़ जाएगी, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सांस लिया जाए, ऑक्सीजन अंदर ली जाए, और सेल को प्रोवाइड की जाए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी बाहर रिलीज किया जाए, खारिज किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था हमने डिस्कस किया लंग्स की हमने लोकेशन को देखा। उसके बाद हमने उसको देखा कि जो राइट लंग्स है वो बड़ा होता है, 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, जो लेफ्ट है वो छोटा होता है, 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, प्लेउरल मेम्ब्रेन होती हैं जो लंग्स को कवर किए होती हैं, उनके दरमियान लुब्रिकेशन मौजूद होता है जो उसकी प्रोडक्शन करता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान, ताकि उनको रगड़ से बचाए। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को, ब्रीथिंग की डिफाइन हमने की, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है, यानी इनहिलेशन और एक्सहिलेशन क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंपोजिशन ऑफ एयर को, कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अमाउंट क्या होती है, कितनी अमाउंट के अंदर हम उनको ले रहे होते हैं। उसमें हमने ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर और डस्ट पार्टिकल को भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रीथिंग रेट क्या है, नॉर्मल हालत में कितना होता है, जब हम कोई मुशक्कत वाला एक्सरसाइज वाला काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारी जो सांस की रफ्तार है फी मिनट के अंदर वो कितनी होती है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ये इम्तहान की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है।